Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel प्रभावी एजुकेशन हब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सभी कोरोना वॉरियर्स हो चुके हैं आज के डेट में एंड सारे फाइट कर रहे होंगे डेफिनेटली एंड घर पे रहिए, स्टे सेफ एट होम। ये तो अच्छा मौका है एक्चुअली स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से, हर चीज़ में कुछ ना कुछ निकालने का सोचो। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़बरदस्त मौका मिला हुआ है भाई। वैसे लोग जो मतलब बाहर की अपॉर्चुनिटीज से डिस्ट्रैक्ट होकर बाहर चले जाते थे, उनके पास अब मौका नहीं है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा घर में बैठना है और मोटिवेटेड रहो यार। बैठ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि थोड़ा यूटिलाइज कर लो। एंड मैं ये नहीं कहता कि बैठो और बैठ के उठो ही मत, मतलब क्या करो यार, 1 घंटे पढ़ो, 10 मिनट थोड़ा सा वॉकिंग वॉकिंग, मम्मी पापा से बात, ऐसे करना है। मतलब एक इसको कहते हैं पोमोडोर टेक्निक। या तो आप थोड़ी देर पढ़ो, फिर थोड़ी देर उसमें से 10% उसका, 1 घंटे पढ़े तो 5-6 मिनट या फिर 10 मिनट रेस्ट कर लिया, इस टाइप की स्टडी करो, लंबे समय तक करो, बहुत जरूरी है। 22.2 है ये चैप्टर, ठीक है। पार्लियामेंट वी आर कवरिंग एंड ओवरऑल दिस कोर्स नेम इज इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। अब यार देखो, ज़्यादा टाइम तो वेस्ट करूंगा नहीं मैं इंट्रोडक्शन में। सो लेट्स बिगिन। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं एंड पार्लियामेंट का जो आज जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसमें जैसे एफपीटीपी है, फर्स्ट पास द पोस्ट, एक सिस्टम है जिसको हम लोग लोकसभा में फॉलो करते हैं। सिस्टम ऑफ इलेक्शंस देख लेंगे हम लोग लोकसभा की, एंड पीआर प्रोपोर्शनल रेशियो को भी थोड़ा सा जान लेंगे। तो ये सारी बातें, चलिए शुरू करते हैं। सिस्टम ऑफ इलेक्शंस टू लोकसभा क्या है भैया, तो वेरियस रिलेटेड एस्पेक्ट रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ लोकसभा आर एज फॉलोस। देख लेते हैं क्या क्या है। तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है लोकसभा को। देखिए कंट्री को, ऐसे कंट्री है हमारी। अब देखना मेरा ड्राइंग कितना पुअर है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। गॉड, क्या बना दिया मैंने। तो ड्राइंग मेरा रियली पुअर है, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। ऐसे करके, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ऐसे आता है, एनीवे। बट ये जैसे मान लो इंडिया है, जस्ट इग्नोर दिस ड्राइंग, मतलब बस समझो कि ये इंडिया है, इसमें कमी मत निकालने की कोशिश मत करना। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है, देखिए अब यहाँ पे स्टेट्स है, जैसे ये वाला पार्ट J&K है, इसी के आसपास पंजाब, हिमाचल, ऐसे करके फिर इधर हरियाणा, HR, यहाँ पे दिल्ली है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, AP, तेलंगाना, MP, बिहार, ऐसे करके जैसे ये स्टेट्स है, ठीक है। इधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गई। तो इनको क्या है, इन स्टेट्स को भी फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया, मतलब कि एरिया, एक एक एरिया बांट दिया गया स्टेट को भी। मान लो जैसे ये बिहार है, सपोज ऐसे लेते हैं बिहार को, बिहार है ऐसे, इसको ऐसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया है, जिला वाइज नहीं, ब्लॉक वाइज नहीं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द पर्पस ऑफ लोकसभा के इलेक्शन के लिए। ये इसलिए किया गया है ताकि पॉपुलेशन को, बेसिकली पॉपुलेशन के हिसाब से टेरिटरीज बांट दी जाए। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांट दी गई हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा चुना जाता है। अब थोड़ा इसको और डिटेल में जानते हैं। देखिए दो प्रोविजंस है जो कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिफाइन करती हैं। एक तो सीट्स का जो रेशियो है, देखिए कंट्री में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेसिकली सीट्स में डिवाइडेड है एंड एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक सीट मानी जाती है। और जो एलोकेशन है स्टेट को एलोकेशन है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे है, नंबर ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। स्टेट को जो मिला है कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर स्टेट की अलग अलग है। जैसे अगर बात करें लोकसभा में सीट कितनी है, बिहार में तो 40 है, यूपी में कितनी है, 80 है। तो ये इसलिए है कि बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स एलोकेट किए गए हैं एंड एक रेशियो मेंटेन किया जाता है इसके द्वारा, नंबर एंड इट्स पॉपुलेशन का। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेट को, यूपी को 80 सीट दिया गया है, तो कुछ उसका पॉपुलेशन के रेशियो पे दिया गया है, एक सीट का कुछ पॉपुलेशन होगा। मान लीजिए कि एक जनरल ले लेते हैं 10 मिलियन,
10 मिलियन अगर एक सीट के लिए ले तो ऐसे करके डिवाइड किया गया है। तो मतलब एक जस्ट एक एग्जांपल है, एक सीट 10 मिलियन, 10 मिलियन मतलब 10 मिलियन ज़्यादा हो जाएगा, चलो ठीक है 6 मिलियन रख लो, 60 लाख लो, ठीक है 6 मिलियन मतलब 60 लाख, एक सीट पे 60 लाख लोग, ऐसे कुछ रेशियो बना के सारे स्टेट्स को ऐसे एलोकेट किया गया है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया यूपी के पास 80 है, बिहार के पास 40 है, तो ये उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे है। तो ये पॉपुलेशन का जो बेसिस है सेम है हर जगह के लिए। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर एक सीट यूपी में 60 लाख लोगों पे दिया जा रहा है तो बिहार में एक सीट 40 लाख लोगों पे दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बिहार में भी ये भी सेम ही है, एक एक सीट के लिए 60 लाख, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक सीट के लिए कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन के हिसाब से रेशियो पे सीट्स एलोकेट किए गए हैं। तो किसी स्टेट को ज्यादा, किसी स्टेट को कम मिलता है। छोटा अगर पॉपुलेशन कम है किसी स्टेट में तो वहां पे कम सीट होंगी, किसी स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा सीट होंगी। जैसे कि एरिया सबसे ज्यादा किसका है, एरिया सबसे ज्यादा स्टेट्स में राजस्थान का है, बट सीटों की संख्या यूपी की जितनी नहीं है। यूपी में एरिया राजस्थान से कम है और 80 सीटें हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि द बेसिस इज पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के बेसिस से ये एलोकेट किया गया है। एंड उस एरिया में ये अप्लाई नहीं होता है जहां पे पॉपुलेशन ऑलरेडी 6 मिलियन से कम है, 60 लाख से कम है। 60 लाख से अगर कहीं कम है पॉपुलेशन तो वहां पे एक भी सीट नहीं दिया जाएगा। तो मिनिमम 60 लाख तो होना ही चाहिए, मिनिमम 60 लाख एटलीस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पहला प्रोविजन क्लियर हो गया, पॉपुलेशन का बेसिस है। दूसरा है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी रेशियो में बांटा गया है स्टेट्स के बीच में। वो रेशियो क्या है, तो पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी या छोटी हो सकती है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी एकदम बड़ी दिखेगी एरिया वाइज, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी दिखेगी बिल्कुल एरिया वाइज अगर देखोगे तो। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बेसिस है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो बांटा गया है वो नॉट ऑन द एरिया, वो भी पॉपुलेशन के बेसिस पे ही बांटा गया है। तो हर जो स्टेट है वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसका बेसिस पॉपुलेशन है। तो जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो भी वेरिएट करती हैं, कहीं कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। एंड उसका जो रेशियो पॉपुलेशन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का और बाय द नंबर, ठीक है, एंड सेम है थ्रू आउट द स्टेट। तो ये दो प्रोविजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ये है कि रीएडजस्टमेंट होना चाहिए। जब भी पॉपुलेशन तो बढ़ता ही रहता है, घटता तो एक ही बार ऐसा हुआ है जब घटा है। तो पॉपुलेशन तो बढ़ता है ना ज्यादातर टाइम, तो बढ़ रहा है तो क्या सीटें नहीं बढ़ेंगी, बढ़नी चाहिए। रीएडजस्टमेंट होना चाहिए कि नहीं, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़नी चाहिए कि नहीं, डेफिनेटली बढ़नी चाहिए। एंड ये होना चाहिए जो बेसिस है पॉपुलेशन का हम लोग लेते हैं सेंसस से। सेंसस हर 10 साल में होता है, तो क्या हर 10 साल में रीएडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। एंड जो रीएडजस्टमेंट होगा वो दो संदर्भ में होगा, दो केसेस में, दो एरिया में होगा। पहला तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा टू द स्टेट्स। तो सीट्स हो सकती है जैसे किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी तो उसको 2 सीट, मतलब उसके हिसाब से सीट उसको ज्यादा दिया जाएगा। किसी स्टेट की पॉपुलेशन नहीं बढ़ी ज्यादा तो उसको सीट हो सकता है ना दिया जाए। एंड दूसरा जो है डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो मान लीजिए कि एक टेरिटरी है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कर्नाटक में गुलबर्गा मान लीजिए। पहले यहाँ पे पॉपुलेशन था कुछ 60 लाख, तो एक सीट दिया गया हुआ था, ये एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी था। अब यहाँ पे 120 लाख हो गया पॉपुलेशन मान लीजिए, तो इसको बांटना पड़ेगा ना जी, एक को 2 करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया पे कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा जो होता है वो पॉपुलेशन पे होता है। तो एक तो सीट बढ़ाया घटाया जाएगा जब भी सेंसस होता है, पॉपुलेशन का डेटा आता है, बढ़ता है, तो सीट भी ज्यादा देनी पड़ेगी स्टेट्स को। दूसरा कि टेरिटोरी में भी देखा जाएगा, टेरिटोरी में अब चूंकि जो पॉपुलेशन है हर जगह बराबर तरीके से नहीं बढ़ता, हो सकता है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा बढ़ गया, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम बढ़ गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे भी, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे भी वहां पे देखा जाता है कि क्या यहाँ पे जरूरत अब आ गई है कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी करना चाहिए।
अब देखिए इसके लिए बेसिकली ये रीएडजस्टमेंट का जो पावर पार्लियामेंट को दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि सेंसस पे आप जब भी चाहें तो सीट को बढ़ा सकते हैं, सीट्स को बढ़ा सकते हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ा सकते हैं, एंड किसी मतलब स्टेट्स को जो सीट्स है उसके हिसाब से, मतलब पॉपुलेशन के इंक्रीज के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट को पावर है। पार्लियामेंट ने इसी वजह से, अब बिना एक्ट के तो कुछ होता नहीं है, तो पार्लियामेंट ने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किया था 1952 में, 1962 में, 1972 में एंड 2002 में। इतनी बार डीलिमिटेशन कमीशन बैठी है और सीटों की संख्या को एडजस्ट किया गया है। 1952 में, 1962 में, 1972 में एंड 2002 में डीलिमिटेशन कमीशन बैठी है। सीटों का एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं मैं अभी बता दूंगा आपको। अभी तक जानिए कि इसके लिए, मतलब कि जो पॉपुलेशन बढ़ा है उसके लिए जो नंबर चेंज होने चाहिए सीट्स की स्टेट्स में या फिर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसके लिए पार्लियामेंट को पावर है। तो पार्लियामेंट डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाई है, हर चीज एक्ट से होता है। तो लेकिन 42वां संशोधन इंदिरा सरकार ने किया और फ्रीज कर दिया, मतलब ये जो टिल द ईयर 2000 1971 लेवल पे, 1971 लेवल पे 2000 तक कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा इंदिरा सरकार ने कर दिया कि देखिए पॉपुलेशन बढ़े घटे हम कोई भी नंबर चेंज नहीं करने वाले हैं, लोकसभा की सीटों को नहीं बढ़ाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज उतनी रहेंगी। तो इंदिरा सरकार ने ये 42वें संशोधन में क्लियर कर दिया कि जो 1971 का जो सेंसस का डेटा है उसके हिसाब से जो सीटें हैं वही रहेंगी और 2000 तक चेंज नहीं होगा। और इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया 25 साल के लिए 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में। 2001 में 2000 तक इन्होंने किया था, लेकिन 2000 में फिर से सरकार ने ये 84th अमेंडमेंट एक्ट लाके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसको 25 साल और बढ़ा दिया। तो मतलब अभी तक अब जो नंबर चेंज नहीं होगा वो 2026 तक कोई भी सीटों का चेंज नहीं होगा। जितनी सीटें हैं उतनी ही रहेंगी, पॉपुलेशन चाहे बढ़े घटे। लेकिन कुछ और अमेंडमेंट हुए, जैसे 84th अमेंडमेंट एक्ट की ही बात करें तो इसने इम्पावर भी किया रीएडजस्टमेंट का, रेशनलाइजेशन का, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि बोला कि जो 71 का लेवल है ना उसको 1991 कर लो, 1991 के लेवल के हिसाब से अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। उसके हिसाब से फिगर जो होगा 1991 के सेंसस का होगा। 87th अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, उसने बेसिस को फर्दर बढ़ा दिया, 1991 से बढ़ा के 2001 कर दिया। 2001 का सेंसस कर दिया किसने? 2003 के अमेंडमेंट 87th अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि इस डेटा पे आप हम आपको एम्पावर करते हैं, पार्लियामेंट को एम्पावर करते हैं कि इस डेटा पे आप चेंज कर सकते हैं नंबर्स जो है लोकसभा के। आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन होता है हमारे लोकसभा में, सीटों का रिजर्वेशन है SCs STs के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बोला गया है कि हमारे कंट्री में कोई भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ऐसा देख के लगता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की वजह से, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सीट्स की वजह से ऐसा देख के लगता है कि कोई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कंट्री कर रही है अगर इनको रिजर्वेशन दे रही है। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मतलब कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या रिजर्वेशन देके सरकार यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कर रही है? तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज डिफरेंस है एक्चुअली। SC STs उनका जितना ग्रोथ होना चाहिए नॉर्मल जो लोग हैं, नॉर्मल जो अदर वर्ग है सोसाइटी के, अदर सेक्शन जो है जो अपर वर्ग टाइप के हैं, उनके हिसाब से इनका ग्रोथ नहीं हुआ है। तो रिजर्वेशन का प्रोविजन है, ठीक है, रिजर्वेशन का प्रोविजन है सीट्स के लिए, SC ST के लिए लोकसभा में। एंड ये इसलिए है ताकि इनका रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट एश्योर किया जा सके, बिकॉज माइनॉरिटी है ये लोग एंड मेजोरिटी हो सकता है माइनॉरिटी को दबा दे, इस वजह से ये एक प्रिकॉशन लिया गया है। हालांकि ये 10 साल के लिए था ओरिजिनली, लेकिन इसको बेसिकली 95th अमेंडमेंट, बार बार इसको अमेंड किया गया एंड इसको एक्सटेंड किया गया हर 10 साल के लिए। एंड अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 में, उसने इस रिजर्वेशन को
जो कि लोकसभा के सीट के लिए है, इसको 2020 तक एक्सटेंड कर दिया है। इसमें कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, मतलब कि ओनली सीटें रिजर्व है कि पर्टिकुलर सीट पे कोई शेड्यूल कास्ट का ही बंदा खड़ा होगा या शेड्यूल ट्राइब्स का ही बंदा खड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर अगर कोई शेड्यूल कास्ट सीट है, उसके लिए वोटर्स भी शेड्यूल कास्ट ही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। वहां पे वोटर सारे होंगे, जनरल कास्ट भी होगा, शेड्यूल कास्ट भी होगा, शेड्यूल ट्राइब्स भी होगा, कोई भी हो, ओबीसी हो। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है कि मतलब वोटिंग भी शेड्यूल कास्ट ही करे और सीट पे खड़ा भी हो शेड्यूल कास्ट, ऐसा नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, कंबाइंड इलेक्टोरेट है, मतलब सभी वोट करेंगे, लेकिन वहां पे जो उम्मीदवार होगा वो होगा पर्टिकुलर कम्युनिटी से। नेक्स्ट है यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, वो कहीं से भी पार्टिसिपेट करते हैं, इवन ऑन द जनरल जो सीट है वहां से दे आर नॉट डिबेयर्ड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग ए जनरल सीट। नॉन रिजर्व सीट पे वो लोग डिबेयर्ड नहीं है, इनका सीट तो खुद का है ही, साथ में वो जनरल सीट पे भी खड़े हो सकते हैं। तो इतनी सारी मतलब प्रावधान दिए गए हैं और अच्छा भी है, देना भी चाहिए, बिकॉज सी अगर कोई मेजोरिटी कंट्री है जहाँ पे मेजोरिटी अपर कास्ट है, तो शेड्यूल ट्राइब्स को, शेड्यूल कास्ट को वहाँ पे रिजर्वेशन देना जरूरी हो जाता है, बिकॉज उनका भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे होना चाहिए। अगर वॉइसेस ही नहीं रहेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे लोकसभा में, उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेंगे, तो उनकी बात को कौन उठाएगा? हो सकता है कि उनको इग्नोर कर दिया जाए। तो इसलिए रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है एंड इसलिए अभी तक इसको एक्सटेंड भी किया जा रहा है एज फार एज द पॉलिटी इज कंसर्न, मतलब पॉलिटिकल वे में है ये। मैं उस रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जॉब से रिलेटेड उन मुद्दों में नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे एक सिस्टम की लोकसभा में जिसके बेसिस पे इलेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड, देखिए हर इलेक्शन का एक मोडस ऑपरेंडी होता है, जैसे कि दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, प्रोपोर्शनल रेशियो और एफपीटीपी। एफपीटीपी अभी डिटेल में बता देता हूँ, प्रोपोर्शनल रेशियो और एफपीटीपी। प्रोपोर्शनल रेशियो को तो मैंने शायद आपको एक्सप्लेन भी किया था। एफपीटीपी क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट, इसको भी बताएंगे, दोनों को क्लियर करेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के लिए होता है, राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं इनके मेंबर्स के लिए, उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। और जो लोकसभा में होता है वो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज थ्रू द फर्स्ट पास द पोस्ट, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोकसभा के लिए, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब एफपीटीपी है क्या? मान लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुलबर्गा, सपोज एग्जांपल के लिए गुलबर्गा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और यहाँ पे 5 उम्मीदवार खड़े हुए, ठीक है, 5 उम्मीदवार इस वोट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इस सीट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं मान लीजिए। और इनको वोटिंग, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो पाया गया कि इनको वोटिंग कुछ ऐसे मिली है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 में कर देता हूँ। एक को मिली है 32% मान लो, दूसरे को मिली है 27%, तीसरे को भी 26%, 53 और 32 कितना हो गया 5 8, चौथे को मिली है मान लो 15 बचा है ना, तो 8 और 7 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे मिली है वोट, ऐसे वोटिंग गई है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती है एफपीटीपी में, उसी को विनर घोषित कर दिया जाता है, वही इलेक्शन जीत जाता है। तो देखिए ऐसा पॉसिबल है कि जिस मतलब 100% वोट है, उसमें से मात्र 32% ने जिसको वोट दिया वो चुना गया, वही रिप्रेजेंट करेगा अब उस एरिया को, गुलबर्गा को। लेकिन रिमेनिंग का क्या हो गया? रिमेनिंग जो इतने वोट हैं, मतलब ये इतने वोटर हैं, इतनी वोट गिरी है तो इतने वोटर हैं, मतलब रिमेनिंग यहाँ पे 68% लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 32% से जो चुना गया उम्मीदवार वो जीत गया, वो लोकसभा में जाके बैठेगा, गुलबर्गा को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसको 32% ही लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, ये इसको जिसने वोट दिया वही रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज बाकी तो इसके फेवर में नहीं वोट दिए, बाकियों ने दिया अदर जो वहां पे कैंडिडेट थे। तो इससे क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं होता है, मतलब यहाँ पे इतने लोग इग्नोर हो जाते हैं। अब इनको भी रिप्रेजेंट यही कर रहा है, जिन्होंने वोट नहीं किया इस बंदे को, उनको भी रिप्रेजेंट यही बंदा कर रहा है। ये होता है एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब कि जिसने पोस्ट फर्स्ट पास द पोस्ट, एक पोस्ट बना दिया, उसको जिसने क्रॉस कर लिया, मतलब मैक्सिमम वोट ले लिया, वो जीत गया।
तो ये कंडीशन होता है एफपीटीपी में। अब थोड़ा जानते हैं प्रोपोर्शनल रेशियो में क्या होता है। तो ये हमेशा टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन करता है, वो गुलबर्गा को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सब सारे वोटर को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। अब आइए जानते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होता ये है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए गुलबर्गा, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मान लीजिए गुलबर्गा है, तो यहाँ पे पार्टीज कॉन्टेस्ट करती है, मतलब फेस जो है वो क्लियर नहीं होता है, हमेशा पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है गुलबर्गा पोस्ट पे। मान लीजिए कि 4 पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, मान लीजिए एक एग्जांपल पे ले रहे हैं, ऐसे कोई AIDMK, मान लीजिए AIDMK, ये 4 पार्टियां हैं कॉन्टेस्ट कर रही हैं। यहाँ पे बीजेपी को मिला 25%, इसको भी लकीली 25, इसको भी 25, इसको भी 25, एक एग्जाम्पल 25-25% वोट सबको मिल गया। तो भैया जीता कौन? चाहे मान लो इसको 26, इसको 32 मिल गया, इसको मिल गया मान लो 27, इसको मिल गया 26, इसको मिल गया रिमेनिंग जो बचा 15 मान लो, ठीक है, इतना मिल गया। तो जीता कौन? देखो इसमें कोई नहीं जीता, इसमें क्या होता है सारे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे बीजेपी का 32% का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, कांग्रेस का 27% का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जदयू का 26% रिप्रेजेंटेशन रहेगा, AIDMK का 15% रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो ये सारी बातें, मतलब यहाँ पे क्या कोई विनर नहीं होता, सारी पार्टीज अपने प्रोपोर्शन ऑफ द वोट्स के हिसाब से रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे 35% वोट है, तो अब इस हिसाब से पूरे कंट्री का निकाला जाएगा किसको कितना परसेंट वोट आया, उसके हिसाब से नंबर सिलेक्ट कर लिया जाएगा कि बीजेपी को मान लो आउट ऑफ 545 है, तो टोटल इसका 32% वोट आया है, तो इसका 32 बाई 100 निकाल लो, तो इसमें जितनी सीट होंगी बीजेपी की हो जाएंगी, कांग्रेस का भी ऐसे ही निकल जाएगा, जदयू का भी ऐसे ही निकल जाएगा, AIDMK का भी ऐसे ही निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सब लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं। लेकिन ये इस तरीके के सिस्टम में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती है, उनको जान लेते हैं क्या होता है। A candidate who secures majority of votes declared elected does not represent the whole electorate. This is all about जो अभी एक्सप्लेन किया FPTP के बारे में। तो ये माइनॉरिटी ग्रुप्स को कई बार इग्नोर कर देता है ये सिस्टम जो है FPTP, सबको रिप्रेजेंट नहीं करेगा ना, एक तो 32% लेने वाला ही जीत गया, तो बाकी 68% का क्या, दैट इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट, 2 काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में 2 तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है। एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो कि हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया में। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की सिस्टम से फॉलो करते हैं। मतलब ऑलरेडी राज्यसभा का एग्जांपल लो, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपना वोट ट्रांसफर करके इलेक्शन होता है उनका, राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। एक पर्टिकुलर असेंबली मेंबर का कुछ वोटिंग का वैल्यू होता है, उस वैल्यू के हिसाब से चुने जाते हैं। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब वो वोट को ट्रांसफर कर दे रहा है। एक होता है लिस्ट सिस्टम। तो ये 2 सिस्टम की तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का टाइप है। तो इसको इलेक्शन इस हिसाब से होता है। 2 रीजन्स हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे उन्होंने PR सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया। जब हम लोग एडॉप्शन की बात चल रही थी कि क्या सिस्टम होना चाहिए इलेक्शन का, कौन सा बेसिस होना चाहिए, तो हमने FPTP को ज़्यादा प्रिविलेज देके उसको चुन लिया। PR सिस्टम को नहीं चुनने के पीछे 2 कारण थे, वो 2 कारण जान लो। एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, हर आदमी को समझ में नहीं आता है ड्यू टू, और इंडिया एक्चुअली उस समय तो और भी लिटरेसी कम थी एंड लो लिटरेसी रेस स्केल है कंट्री में, सबको समझ में नहीं आता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है PR रेशियो। एंड कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी रहती है गवर्नमेंट में। कई बार क्या होता है कि सरकार बनती है बहुत मुश्किल से और गिर भी जाती है, इनस्टेबल रहता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को सूट नहीं करता है। नेक्स्ट है कुछ अदर डिमेरिट्स हैं, जैसे कि हाईली एक्सपेंसिव है, नो स्कोप फॉर ऑर्गेनाइजिंग बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन नहीं हो सकता है। बाई इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन के बाद भी इलेक्शन हो जाता है कि 1-2 सीट रह गया जिसपे मान लीजिए वैकेंसी क्रिएट हो गई तो लोकसभा में बाई इलेक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बाई इलेक्शन नहीं होता है। एलिमिनेट्स इंटीमेट कॉन्टेक्ट्स, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि लोग पार्टी को वोट देते हैं, किसी पार्टी पर्टिकुलर बंदे को, कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं। तो जब सरकार बनती है
तो मैंने बताया ना कि 32% बीजेपी, 25% कांग्रेस, इस हिसाब से सरकार बनती है, सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एंड इस वजह से क्या होता है कि अब मान लीजिए गुलबर्गा कंस्टिट्यूएंसी का कोई वोटर है जिसने पार्टी के नाम पे वोट दे दिया, तो क्या वो किसी कैंडिडेट से जाकर मिल सकता है, जैसा कि लोकसभा में होता है? लोकसभा में मान लीजिए एक चेहरा कोई जीतेगा वहां से, तो उस बंदे को कांटेक्ट कर सकते हैं वहां के लोग कि सर आप हमारे लीडर हो, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे प्रॉब्लम्स को सुनो। लेकिन इस केस में इंटीमेट कांटेक्ट नहीं होता है, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट नहीं होता है, वोटर और कैंडिडेट का या फिर रिप्रेजेंटेटिव का कांटेक्ट नहीं होता है, तो इट एलिमिनेट्स इंटीमेट कॉन्टेक्ट्स। नेक्स्ट है, इट प्रोमोट्स माइनॉरिटी थिंकिंग, डेफिनेटली, बिकॉज माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे हो जाता है, माइनॉरिटी वाले लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो एपीटीपी में क्या होता है कि जो जिसने ज़्यादा वोट लिया वो जीत गया, बाकी इग्नोर हो जाते हैं, माइनॉरिटी ज़्यादातर चांस में इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटी थिंकिंग को और ग्रुप इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, जो कि कंट्री के लिए ठीक नहीं है। ग्रुप इंटरेस्ट ठीक नहीं है, वो अंदर से अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे फिर। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम एंड डिक्रीज दैट ऑफ वोटर, तो ये यहाँ पे सिग्निफिकेंस जो है पार्टी सिस्टम का होता है, हमेशा वोटर का नहीं होता है। नेक्स्ट है, ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा क्या है? देखिए, राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1952 में, 1952 में, एंड ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, मतलब ये डिसॉल्व नहीं होता है, हमेशा ये चलता रहेगा। लेकिन एक चीज है कि इसके जो 1/3 मेंबर हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, हर 2 साल में रिटायर होते रहेंगे। तो हर 2 साल में एक तिहाई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। वो तो या तो फिर इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं, या फिर अपना जो 12 सीट जो है नॉमिनेशन का, वहां पे अगर कोई वैकेंसी क्रिएट हुई है तो प्रेसिडेंट वहां पे नॉमिनेट कर देते हैं। तो ये कंटिन्यूअस चैम्बर है, ये भंग नहीं होता है। हाउएवर जो लोकसभा का जो ड्यूरेशन है वो एक कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है। हर जब भी इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन, उसके बाद से जब लोकसभा इलेक्शन के बाद जब सिटिंग होती है लोकसभा की, फर्स्ट सिटिंग से इसका जनरल जो नॉर्मल जो इसका टर्म है वो 5 साल का है। लेकिन जब भी कोई किसी भी टाइम पे इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, कई कंडीशन में डिसॉल्व किया जा सकता है, एंड कई बार इसको एक्सटेंड भी किया जाता है। अगर इमरजेंसी आ गई तो 1 साल के लिए एक बार करके कितने भी समय तक के लिए इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो 5 साल नॉर्मल टाइम में है, लेकिन एक कम, अगर मान लो मेजोरिटी लॉस हो गई, सरकार गिर गई, तो डिसॉल्व हो जाएगा लोकसभा। ये सब मैंने ऑलरेडी बताया। तो ये एक कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, ये डिसॉल्व होता रहता है। इवन कई बार प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो इस वीडियो में बतानी थी। अगले वीडियो में और कंटेंट्स के साथ पार्लियामेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, बाय।